फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। तो चलिए हम लोग स्टोरी को शुरुआत करते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स एंड हाउ द कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी फ्रॉम वेरियस मीन्स। बेसिकली ये दोस्तों, ये कहानी इस बात को हाईलाइट करती है कि आज हमारे मॉडर्न डे में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है और एक आम इंसान उस प्रॉब्लम से कैसे भागने की कोशिश करता है। वो रियलिटी को शायद फेस नहीं कर पाता, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को। In this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the third level of the Grand Central Station, which only has 2 levels. इस स्टोरी में एक चार्ली नाम का आदमी है जो जिसको हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ उन चीज़ों को इमेजिन करते हैं जो एक्चुअली हमारे सामने रियल में प्रेजेंट नहीं होता, बट वो इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा है। और इसकी वजह से वो न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसके थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। लेवल मतलब फ्लोर, और जबकि वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, लेकिन वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ हिज हेलुसिनेशन। थ्रू द थर्ड लेवल द राइटर वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड टू पीसफुल एंड क्वाइट ओल्ड टाइम्स। और शायद ऐसा वो इसलिए सोचता है क्योंकि अभी जितना प्रॉब्लम है मॉडर्न लाइफ में, जितना कंपटीशन है, जितना टेंशन है, इन सभी से हटकर वो काफ़ी पीछे चला जाना चाहता है 100 साल पहले, जहाँ पर काफ़ी लाइफ पीसफुल था पुराने समय में। शायद इस हेक्टिक शेड्यूल को और इस रस भरी ज़िंदगी से वो दूर जाना चाहता था। The story starts with a 31-year-old man named Charlie who experienced something weird. कहानी शुरू होती है किताब में एक 31 साल का लड़का है जिसका नाम है चार्ली, और उसके साथ कुछ अजीब होता है। One day after coming from subway, he reached the third level of the Grand Central Station, which doesn't actually exist. एक बार वो घर लौट रहा था अपने ऑफिस से, तो अचानक वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एक्चुअली समटाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक अ मेज टू चार्ली। कभी कभी जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो मेज की तरह लगता है। मेज का मतलब क्या होता है, एक भूल भुलैया चार्ली के लिए। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा कनेक्टेड उससे रास्ते हैं ना, कोई यहाँ निकल जाता है, कोई यहाँ निकल जाता है, कि वो यहाँ, जैसे एक ट्रीज का कोई ब्रांच हो, कोई इधर निकला हो, कोई इधर निकला हो, कोई इधर, मतलब कभी आप निकलेंगे इधर पहुंचेंगे, कभी आप निकलेंगे उधर। इतने रास्ते हैं कि इंसान भूल जाता है उस भूल भुलैया में। ऐसा ही हुआ एक दिन, while taking the subway earlier he had lost his way a couple of times. One time he entered the lobby of the Roosevelt Hotel, और उसके साथ ऐसा कई बार हो चुका था कि वो रास्ता भटक जाता था जब वो सबवे में घुसता था। तो कभी वो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकल जाते थे, और और अदर टाइम ही अपीयर्ड एन एन ऑफिस बिल्डिंग दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे। और एक बार एक पोस्ट ऑफिस के बिल्डिंग के सामने निकल गए थे जो कि उनके घर से 3 ब्लॉक्स दूर था। However, this time he loses his way and something unique occurs. लेकिन इस बार जब चार्ली अपना रास्ता भूल जाते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अजीब होता है उनके साथ। चलिए देखते हैं क्या होता है। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग। एक्चुअली सबवे का जो हॉल है उस वॉके में उसमें वो चलते जा रहे होते हैं, उस पाथ पर चलते जा रहे होते हैं, एंड वो स्लोपिंग डाउनवर्ड, फिर वो रास्ता नीचे जा रहा होता है until he touches an architecturally old station. फाइनली वो रास्ता जाकर एक ऐसी जगह रुक जाता है जहां पर एक बहुत ही पुराने जमाने का बना हुआ एक ओल्ड स्टेशन दिखाई देता है, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फेमिलियर लेवल्स। और एक्चुअल में तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 2 ही लेवल है। तो इस बिल्डिंग को देखकर उनको लगता है कि ये लेवल तो बिल्कुल डिफरेंट है, कभी मैंने विजिट नहीं किया इसको, यानी कि मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूँ क्या, क्योंकि 2 लेवल्स तो हमेशा विजिट करता हूँ और ऐसा लेवल कभी लाइफ में देखा नहीं। इसका मतलब लगता है मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूँ। He noticed the room was smaller. वो देखा कि वहां पे रूम छोटे छोटे थे। There were fewer ticket windows, और टिकट विंडोज भी बहुत कम थे। There were ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और इंफॉर्मेशन जो बूथ होती है ना, जहाँ पे हम इंक्वायरी पूछताछ के लिए जाते हैं, वो एक वुडन बना हुआ एक रूम था और काफी छोटा था, ओल्ड लुकिंग दिख रहा था। द मैन इन द बूथ वॉज ऑल्सो डिफरेंट एंड द स्टेशन वॉज डिम लिट। और स्टेशन का जो लाइट था वो काफी लाइट उसकी अच्छी नहीं थी, लाइटिंग बहुत, मतलब बहुत कम रोशनी आ रही थी वहां पे। एक्चुअली शायद वो देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम, फॉर देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। एक्चुअली वहां पर गैस लाइट, पहले लोग ना गैस लाइट यूज करते थे, गैस भर के, उसको हम लोग पेट्रोमैक्स कहते थे, तो वैसे लाइट्स वगैरह रखे हुए थे, उनसे रोशनी हो रही थी। ऑल दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द 1800s। और ये सभी चीज देखकर उसको
1800s की आर्किटेक्चर की सारी बातें लगने लगी कि ये सब तो बहुत पुरानी है। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स। टू वैलिडेट हिज सस्पिशन ही वेंट ओवर टू द न्यूज़पेपर बॉय हु वाज सेलिंग द वर्ल्ड अ न्यूज़पेपर व्हिच वाज डिसकंटिन्यूड ईयर्स अगो। अब वहां पर देखा कि जो लोग थे वो काफी पुराने पुराने कपड़े पहने हुए थे जो 100 साल पहले लोग पहना करते थे। अब उसको डाउट हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वो गया एक न्यूज़पेपर वाले के पास, लड़के के पास, बोला भाई न्यूज़पेपर दो। तो उसके पास द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बिक रहा था, जैसा कि आप नीचे देखेंगे, आप मैंने पिक्चर में यहाँ पे डाली है उसकी, द वर्ल्ड की। ये न्यूज़पेपर हालांकि बहुत कई सालों से छपना बंद हो चुका था, बट फिर आज ये न्यूज़पेपर कैसे दिखाई दे रहा है, उसको ये लगा। देयर वर ऑल्सो सम हेडलाइंस अबाउट देन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और उस वक्त उस न्यूज़पेपर में 100 साल पहले मिस्टर क्लीवलैंड हुआ करते थे राष्ट्रपति, उनकी तस्वीर छपी हुई थी और उनकी न्यूज़ छपी हुई थी उसमें। और डेट उसमें जो मेंशन था उस न्यूज़पेपर में वो था जून 11 1894। ही वॉज नाउ श्योर, अब उसको बिल्कुल श्योर हो गया कि वो लगता है 100 साल पीछे जमाने में पहुंच गया है। He always wanted to travel to Galesburg with his wife Louisa. Actually, गेल्सबर्ग से उसका बहुत पुराना नाता है। उसके फोर फादर्स, ग्रैंडफादर्स उस वक्त वहाँ रहते थे, और वो हमेशा चाहता था कि मेरे ग्रैंडफादर जिस वक्त पीसफुल टाइम में वहाँ रहा करते थे, काश मैं वहाँ पहुँच जाता वहाँ रहने के लिए, और हमेशा चाहता था अपनी वाइफ लुइसा के साथ मैं जाकर वहाँ पे रहूं। गेल्सबर्ग हैड प्लेजेंट एंड लॉन्ग समर डेज एंड वेयर पीपल हैव एम्पल टाइम। मतलब उसको याद आ रहा है कि गेल्सबर्ग कैसा हुआ करता था उस वक्त। उसमें समर डेज काफी लॉन्ग हुआ करते थे, पीपल के पास बहुत समय हुआ करता था। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड द पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स एंड द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द women वेविंग पाम लीफ फैंस। मतलब वो उन सीन को याद कर रहा है कि उस वक्त लोग कैसे रहते थे, मेन सिगार्स पीते रहते थे, विमेन जो थी पाम लीव्स को फैन से ऐसे ऐसे फैनिंग कर रही थी, पंखा झेलती रहती थी, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और जुगनू होता है ना जो लाइट एमिट करता है, एक फायर फ्लाई, वो हमेशा घूमता रहता था उस वक्त। वो सभी वो चीजें वो याद कर रहा है कि ऐसा सिचुएशन हुआ करता था एक पीसफुल वर्ल्ड में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। बोला कि अगर वहां पे चले जाते हैं तो वर्ल्ड वॉर जो अभी भी है 20 साल अभी आगे है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है लगभग 40 years आगे है। चार्ली थॉट ही हैड एक्सपीरियंस टाइम ट्रेवल एंड हैड रीच समवेयर इन द 1890s। इसलिए उसको लगा ना कि उसने टाइम ट्रेवल किया है और वो 100 साल लगभग पीछे 1890s में पहुंच गया है, जहां पर अभी दो दो वर्ल्ड वॉर फ्यूचर में अभी होने बाकी है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। शायद वर्ल्ड वॉर तो आप जानते ही है कि किसी भी के लिए कितना प्रॉब्लम लेकर आता है, किसी भी कॉमन लाइफ के। तो अभी चार्ली जो जिस जीवन में प्रेजेंट डे में रह रहा है वो दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर्स को देख चुकी है, उसके फेरोसिटी को देख चुकी है कि कितना प्रॉब्लम होता है और हॉरिबल होता है वॉर। शायद ये सभी चीजें ना वो उसको काफी परेशान कर रही थी। शायद इसी वजह से ऐसे समय में जाना चाहता था कि जहाँ वो जो काफी पीसफुल हो, इसलिए शायद उसने ये हेलुसिनेट किया कि मैं 100 साल पहले चला गया हूं। A time before the world saw two of its deadliest wars. To talk about this problem, he visits a psychiatrist friend Sam. तो जब वहां से लौटता है तो फिर वो सोचता है कि अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात करता हूं कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है। तो उसका फ्रेंड बोलता है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, कि यार ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। बोला क्या मतलब तुम्हारा? He explains that Charlie's psychology by saying that the modern world is full of fears, insecurity, war and worries. वो कहता है दोस्त, आज हम लोग जिस जमाने में रह रहे हैं ये दुनिया भरी है डर से, इनसिक्योरिटी, सभी में सुरक्षा की भावना घर कर गई है कि हमें सुरक्षा मिलेगी कि नहीं, यानी असुरक्षा की भावना घर कर गई है। वॉर का प्रॉब्लम है, लोगों को वरीज है, चिंताएं हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप टू सम टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और इसीलिए इन सभी चीजों से हर इंसान चाहता है कि भाग के कहीं चला जाए, इस रियलिटी से दूर। एंड एज फॉर हिम, और जहां तक तुम्हारा सवाल है, वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसको बोलता है कि तुम्हारा जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन का, ये भी एक इंडिकेटर है ऑफ दिस एस्केप, कि तुम इस हार्श रियलिटी से भागना चाहते हो। तो वहां पर वो कहता है मेरे दादाजी भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, उस वक्त तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, तो वो फिर क्यों भागना चाहते थे हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ से? वो अपने पॉइंट में ये आंसर देता है। But since Charlie was sure about the third level, he wanted 2 tickets for that. He went to the booking clerk. वो श्योर था कि ये है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये लोग मान नहीं रहा है।
मुझे पागल समझ रहे हैं लोग। तो वो एक बार जाता है 2 टिकट खरीदने के लिए। He went to the booking clerk. As just he took out the money, the clerk informed that this is not the acceptable legal tender. टेंडर का मतलब यहाँ पे करेंसी है, मनी। और बुकिंग क्लर्क के पास जाता है ना, बुकिंग क्लर्क अपने भाषा में कहता है वहां पर, ए मिस्टर, दिस एंट मनी, मतलब ये अमेरिकन करेंसी नहीं है, ये एक्सेप्टेबल लीगल टेंडर नहीं है। एंड बाई चांस इफ ही ट्राई टू बी स्मार्ट ही वुडंट बी एबल टू गेट अवे विद इट। बोला कि ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो तुम यहां से बच के नहीं जा सकते, जेल जाना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि चार्ली हेलुसिनेट कर रहा है कि वो 1890s में पहुंच गया है। तो और करेंसी तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड का है उसके पास। तो मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी अगर आप किसी 100 साल पुराने आदमी को जाकर देंगे तो वो तो जानता भी नहीं, इस करेंसी को पहचानता भी नहीं है। तो वो बोलेगा कि आप तो उसको बेवकूफ बना रहे हैं, फेक करेंसी आप दे रहे हैं उसको। तो वो आपको धमकी देगा पुलिस से पकड़वाने की। तो चार्ली थोड़ा डर गया कि लगता है कि अब ये मुझे पकड़वा ही देगा। He glanced at his cash drawer and realized that currency used back then was different and almost double the size. तो कैश ड्रॉअर की थोड़ा आंख उठाकर देखा चार्ली कि अरे इस कैश ड्रॉअर में जो करेंसी है वो तो एकदम डबल साइज का लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है, और मेरा बिल्कुल कुछ अलग है। तो बुकिंग क्लर्क को थोड़ा डाउट हुआ, बोलता है लगता है ये चोर वगैरह है क्या, कैसे पैसा वैसा लेके चक्कर में, भागने के चक्कर में है। इसलिए बोला, धमकी देता कि रुको अभी तुमको हम बताते हैं। बट चार्ली थोड़ा डर जाता है, बोला सचमुच लगता है जेल भेजवा के ही छोड़ेगा। बस वो ही रन्स अवे फ्रॉम देयर, ही डिडंट वांट टू गो टू जेल, वो इसलिए भाग जाता है वहां से। द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच, तो सोचता है कि अब क्या करें, ऐसा करेंसी लाना पड़ेगा। तो वो जाता है, $300 निकालता है अपने बैंक से और जाकर उसको कन्वर्ट करा देता है ओल्ड करेंसी में, और जिसका वैल्यू अराउंड $200 ही होता है, यानी कि उसको लॉस होता है। However, the amount doesn't bother him as he believes that everything there will be cheaper, and however he could never again find the corridor that leads him to the third level. उसको लगता है कि यार 200 ही मिला तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब गेल्सबर्ग में जाएंगे 100 साल पहले तो वहाँ चीजें भी तो बहुत सस्ती होंगी, तो ये 200 भी मेरे लिए काफी होंगे। अब उसके बाद वो जब जब विजिट करने गया थर्ड लेवल, कभी उसको मिला ही नहीं थर्ड लेवल, वो परेशान हो गया। When her wife came to know about this, she asked him to stop looking for the third level. Unexpectedly, his friend Sam Winner also disappears and his wife keeps on looking for him on the weekends. But एक दिन क्या हुआ, वाइफ उसको डांटने लगी जब उसको पता चला कि ये अब क्या कर रहा है, थर्ड लेवल को रोज रोज ढूंढने जाते हैं जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है, उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम था वो गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है तो इन लोग को शक होने लगता है, इसको शक होने लगता है चार्ली को, कि लगता है गेल्सबर्ग चला गया क्या। और फाइनली वो अपनी वाइफ को एक लेटर दिखाता है कि देखो ये लेटर सैम का है, लेकिन इसमें एड्रेस है 1894 का, टाइम है, ईयर, एड्रेस तो गेल्सबर्ग का है, बट डेट 1894 का है। तो अब बताओ मैं झूठ बोल रहा था क्या। अब वो इन्वेलप जिसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं, फर्स्ट डे कवर क्या होता है ना, कि जब कोई भी नया पोस्टल स्टैंप इशू होता है, उसी दिन अगर आदमी कोई खरीद के उसको एक ब्लैंक एनवेलप पे पेस्ट करके वापस अपने एड्रेस पे भेज देता है रिकॉर्ड के लिए, तो उसे हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। रिकॉर्ड वो फर्स्ट डे कवर इसलिए माना जाता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस उस पर स्टैंप लगाती है, वो डेट इंडिकेट करता है कि हाँ ये उसी समय का है, ये प्रूफ करता है। तो उस पर मुहर भी था वो उस 1894 का पोस्ट ऑफिस का। तो इससे वाइफ उसकी सरप्राइज हो जाती है कि यार ये कैसे सैम विनर 1894 का लिख रहा है लेटर। तो वाइफ बोलती है कि लगता है कि मेरे हस्बैंड सही कह रहे थे। अब उसकी वाइफ भी उसके साथ जाती है वीकेंड में थर्ड लेवल को ढूंढने के लिए, बट कुछ मिलता ही नहीं है। एक्चुअली चार्ली को ये हॉबी जो स्टैम्प कलेक्शन का था उसके ग्रैंडफादर से इनहेरिट हुई थी, मतलब उनसे मिली थी। एंड समडे ही वाज लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन, ही फाइंड्स अ लेटर। उसी स्टैम्प कलेक्शन में अचानक देख रहा था तो वो लेटर मिलता है जो सैम ने उसको भेजा था, गेल्सबर्ग थे। और उस वक्त के प्रेसिडेंट गैरफील्ड का पिक्चर भी लगा हुआ है वहां पर। Further, the envelope read as 18 July 1894 to Charlie's grandfathers in Galesburg and it addresses Charlie. मतलब वो एड्रेस भी उसके दादाजी का है और नाम है चार्ली का, और 1894 का उस पर मार्क लगा हुआ है पोस्ट ऑफिस का। तो ये सारी चीजें कंफर्म करती हैं कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था चार्ली के अकॉर्डिंग। अपनी वाइफ को भी वो कन्विंस कर देता है, बट जैसा कि मैंने बताया वो लोग बार बार वीकेंड में घूमते थे, थर्ड लेवल कभी मिला नहीं। एक्चुअली लेटर में सैम लिखता है चार्ली को कि आई हैव रीच्ड गेल्सबर्ग एंड आई इनवाइट यू ऑल टू कम हियर।
तुम और लुइसा दोनों आ जाओ जल्दी से। इसलिए ये दोनों बेचारे हर वीकेंड पे जा रहे हैं ढूंढने थर्ड लेवल, बट थर्ड लेवल तो मिलता ही नहीं है। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल्स टू एस्टैब्लिश हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग। बाद में वो वेरीफाई करने की कोशिश करता है, आसपास के लोगों से पता करता है कि यार सैम कहाँ गया। तो उसको किसी ने बताया कि यार बैंक गया था, $800 वहां से एक्सचेंज कराया है ओल्ड करेंसी में, ताकि वहां पर उसको एक बिजनेस स्टैब्लिश करना था। Besides, Sam was none other than Charlie's psychiatrist, और ये तो सैम वही था जो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट था। और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट करता था, तो हम लोग कहेंगे नहीं, इट वॉज ओनली अ हेलुसिनेशन ऑफ चार्ली। तो फिर उसके पास 1894 का स्टैम्प कलेक्शन कैसे आया, स्टैम्प कलेक्शन में वो फर्स्ट डे कवर कैसे था, चार्ली ने वो लेटर कैसे लिखा उसको, 1894 का उस पर पोस्ट मार्क कैसे था पोस्ट ऑफिस का। तो दोस्तों इसका पॉसिबल आंसर ये है कि जैसा कि चार्ली बार बार हेलुसिनेट कर रहा था, उसने अपनी वाइफ को कन्विंस करने के लिए 1894 का, चूंकि उसके दादाजी भी स्टैम्प कलेक्शन के शौकीन थे, तो उन्होंने भी रखा होगा 1894 का फर्स्ट डे कवर। वो उसी एनवेलप को उसने खोलकर एक लेटर खुद लिख दिया होगा और उसमें डाल दिया होगा और अपना नाम और साइन कर दिया होगा सैम के नाम से, और जिससे वो अपनी वाइफ को कन्विंस कर सके कि मैं पागल नहीं हूं, मैं सही बोल रहा हूं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। और मैं आपकी सुविधा के लिए इस पूरे वीडियो का PDF भी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में